मेरी बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगती। मैं उसे डॉक्टर के पास चलने को कहती तो मना कर देती। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने अपनी डॉक्टर दोस्त को घर बुलाकर उसका चेकअप करवाया। उसको देखते ही मेरी दोस्त अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 14 साल के लड़के के साथ करवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर भौचक्का हो गई और उसका मुंह ताकने लगी। मैंने अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी, और मैंने अपनी बेटी की शादी इस 14 साल के लड़के के साथ कर दी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनकी शादी के बाद एक रात मैंने उनके कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। अंदर वो 14 साल का लड़का। मेरा नाम अर्चना है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। सभी की कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें, उनकी हर खुशियों का ध्यान दें और उनको पूरा करें। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरी बेटी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। कभी कभी हमारा अतीत सालों बाद हमारे सामने आ जाता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। करीब 20 सालों बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने अपने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मुझे वो आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब मैं जवान थी, हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ कुछ बदल गया। मेरी बहन हर समय अपने में ही रहती और मुझसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती। एक दिन मेरी साथ की सहेलियों से मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बहन के पास मोबाइल है और वो किसी लड़के से भी बात करती है। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। यही सोचकर मैंने अपनी सहेलियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद मैंने अपनी बहन की एक हरकत पर गौर किया। वो रोज रात को घर में सबके सो जाने के बाद छत पर चली जाती और घंटों तक वहीं रहती। आजकल वो बहुत खुश नजर आने लगी थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर मैंने कैसे अपनी बहन से पूछती, क्योंकि मेरे पूछने पर वो नाराज हो जाती। फिर भी मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुम इतना खुश क्यों रहती हो। मेरी बहन ने मुझे एक करारा जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी खुशी से जलन हो रही है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। तुम पहले चुप और उदास रहती थी और एकाएक तुम खुश रहने लगी। तभी मैंने इसका कारण जानना चाहा। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। उसने बताया कि मैं पहले कॉलेज में बहुत बोर हो जाती थी और अब कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन इतना बोलकर चली गई, पर एक बात थी जो मुझे हजम नहीं हो रही थी कि आखिर जिस लड़की का मन हमेशा पढ़ाई में लगता था और वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहती थी, वो आज कह रही है कि उसको कॉलेज ख़त्म होने की खुशी है। पता नहीं मेरी बहन को आखिर क्या हुआ था। एक दिन हम लोग साथ में कॉलेज जा रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी बहन अपने बैग में हाथ डालकर कुछ करती और अंदर झांक कर हंसती। आखिर वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? मैंने उससे पूछा कि क्या है बैग में, तो वो हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, और उसने बैग से हाथ निकाल लिया। कि इस अजीब व्यवहार से मुझे शक हुआ
शायद मेरी सहेलियां सही कह रही थीं, इसके पास जरूर मोबाइल है। मैं सभ्य समाज के सभ्य घर की लड़की हूँ, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन रखना मना है। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो अचानक मेरे कमरे में घंटी की आवाज़ हुई। मैं चौंक गई, पर कमरे में अंधेरा था और ऐसी कोई आवाज़ मुझे जागने पर नहीं सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई वहम होगा, क्योंकि मैं रोज अपनी बहन की हरकतों को ध्यान देती थी, इसलिए शायद मुझे अब घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं अपने माथे का पसीना अपने हाथों से पोंछते हुए एक करवट होकर सो गई। आज रविवार का दिन था, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना था, तो सोचा थोड़ा देर से उठूंगी। सुबह के करीब 10 बजे मेरी माँ मेरे कमरे में आईं और मुझे जगाने लगीं। आज बहुत दिन बाद मेरी माँ मुझे जगाने आई थी। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से जगाने आती थीं। आज भी उन्होंने आकर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे जगाया। मैं भी अपनी माँ का चेहरा सुबह सुबह देखकर बहुत खुश हुई। मेरी माँ मेरा बिस्तर सही करने लगीं और जैसे ही उन्होंने मेरा तकिया उठाया तो वो डर गईं, क्योंकि मेरे तकिए के नीचे एक मोबाइल रखा था। माँ ने पूछा, ये मोबाइल किसका है और यहाँ कैसे आया? मैं उस मोबाइल को देखकर घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया और ये किसका है। मैंने अपनी माँ को कहा, मुझे नहीं पता, तो उन्होंने तुरंत मेरी बड़ी बहन को जोर से आवाज़ लगाई और मेरे कमरे में आने को कहा। मेरी बड़ी बहन मेरे कमरे में आई। मेरी माँ ने उस मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये किसका है और यहाँ कहाँ से आया। मेरी बड़ी बहन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये मेरा नहीं है और वैसे भी ये तो छोटी का कमरा है, तो वो जाने कहाँ से आया। बड़ी बहन के ऐसे जवाब को सुनकर मेरी माँ ने एक पल भी देर ना करते हुए मुझे घसीटकर एक तमाचा मारा और मेरे बाल नोचते हुए मुझसे फिर पूछा, ये किसका है और तुम्हारे पास क्या कर रहा है। मैंने वही पहले वाला जवाब देते हुए माँ से कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे एक तमाचा और मारा, फिर उस मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया। मेरी बहन कमरे की चौखट के पास खड़ी होकर ये सारा तमाशा देखकर हंस रही थी। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। मुझे अब ये पता चल चुका था कि मेरी सहेलियां झूठ नहीं बोल रही थीं। ये मोबाइल मेरी बड़ी बहन का ही है और वो इसे मेरे पास ही छिपाती थी। कल रात मैंने जो आवाज़ सुनी थी वो इसी मोबाइल की थी। मैं अपनी बड़ी बहन की इस हरकत से बहुत दुखी हुई। मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? मेरी माँ ने मुझे गलत समझकर मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। मैं बहुत रोई, पर मेरी माँ नहीं मानी। उन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। मेरी माँ ने मेरे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या मिला मेरी बहन को मेरे साथ ऐसा करके। एक दिन मेरे पापा ने पूछा, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? तो मेरी माँ ने जवाब दिया, इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए ये घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप चिंता ना करें, मैं देख लूँगी। एक शाम जब मेरे पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने माँ से कहा कि आज रघुवीर कह रहा था कि अब हमें हमारे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरी माँ ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बहन की शादी रघुवीर अंकल के बेटे के साथ ही तय हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके ही रजामंदी दी थी। पर जब माँ ने बहन से कहा तो अब वो शादी के लिए मना करने लगी। माँ ने अपना सर ही पकड़ लिया। उन्हें लगता था मैं और दीदी
दोनों हाथ से निकल गए हैं। मेरी माँ बहुत चिंता में रहने लगीं। मेरी माँ ने मेरी बहन से बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि मैं अपनी मर्जी की शादी करूंगी। रघुवीर अंकल के लड़के के साथ शादी करने का मन नहीं है। मेरी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो मम्मी और पापा के सर पर जैसे आसमान ही फट गया। मेरी दीदी को पता नहीं क्या हुआ था। वो मम्मी पापा से कभी ऐसे बात नहीं करती थी, पर आज तो उसने सारी हदें पार ही कर दी। उसने कहा, रघुवीर अंकल के घर में है ही क्या, उनका लड़का तो कुछ कमाता भी नहीं है। क्या वो लोग मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे? मेरे सपने बहुत बड़े हैं। पापा ने कहा, बेटी ऐसा ना कहो, मेरे पास जो कुछ भी है तुम दोनों का ही है। मैं तुम्हारी शादी में बहुत कुछ दे दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और वैसे भी तुमने हाँ की थी, तभी हम लोग इस फैसले पर पहुँचे थे। अब ऐसा कहकर मेरी पगड़ी न उछालो। दीदी ने पापा से कहा, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दीदी की ये सारी बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पापा ने रघुवीर अंकल से कुछ दिन का समय मांगा। करीब 1 हफ्ते बाद मेरी दीदी को पता नहीं क्या ख्याल आया। उन्होंने कहा कि मैं रघुवीर अंकल के लड़के धीरेंद्र से मिलने जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे भी साथ लेती जाएं, पर मेरी दीदी ने जवाब दिया, आप परेशान ना हो, मैं भागूंगी नहीं, शाम तक आ जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। मेरी दीदी शाम को जब घर आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि शायद धीरेंद्र और मेरी बड़ी बहन सिम्मी शादी के लिए तैयार हैं। अब हर हफ्ते मेरी बहन घर में बोलती कि मैं धीरेंद्र से मिलने जा रही हूँ और मेरी मम्मी पापा को बिना बताए उन्हें जाने देती। हम लोगों के घर में ऐसा रिवाज है कि शादी के पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं। और माँ ने सोचा, अगर दोनों लोग मिलेंगे तो उनके बीच प्यार बढ़ेगा और जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी। अब तो मेरी दीदी पापा से छिपाकर मेरे और माँ के सामने फ़ोन पर बात भी करने लगी। हम लोगों को लगा कि ये फ़ोन जीजू ने दिलाया होगा, इसलिए हम लोग बेफिक्र थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि अचानक मेरी दीदी मुझे दिखाई दी। वो बाइक पर किसी लड़के के साथ चिपक कर बैठी थी और कहीं चली जा रही थी। मुझे लगा ये धीरेंद्र जीजू होंगे, पर जब मैं घर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रघुवीर अंकल, धीरेंद्र जीजू और उनकी मम्मी मेरे घर पर बैठे थे। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर दीदी किसके साथ घूम रही थी? मैंने तुरंत ये बात मम्मी को बता दी। कुछ देर बाद मेरी दीदी घर आ गई। धीरेंद्र की मम्मी ने दीदी को पास बुलाया, पर वो उनका अपमान करके अंदर कमरे में चली गईं। 1 महीने बाद मेरी दीदी की शादी तय हुई। जब ये बात मेरी दीदी को पता चली तो उन्होंने पापा को बहुत उल्टा सीधा कहा। उन्होंने बोला कि मैं शादी अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। आज मेरे पापा भी बहुत गुस्से में थे और बोले कि तुम उस लड़के को फ़ोन करो और घर बुलाओ। मैं आज और अभी तुमको इस घर से विदा कर दूंगा। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी दीदी बहुत खुश थी कि जो होगा अच्छा ही होगा। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़के में जो मेरी दीदी इतना ज़्यादा उतावली थी कि उसके आगे उनको अपने माँ बाप, खानदान, घर परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं था। दीदी ने तुरंत ही उस लड़के को फ़ोन मिलाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कई बार ट्राई किया, पर उस लड़के का
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे पापा के सामने दीदी के साथ ऐसा हो गया। दीदी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेवकूफ़ बन गई हों। मेरे पापा ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया कि अगर 1 हफ्ते में वो लड़का नहीं आया तो तुम्हारी शादी रघुवीर के बेटे के साथ ही होगी। मेरी दीदी ने भी झट से हाँ बोल दिया, जैसे उनको पता था कि 1 हफ्ते में तो उनकी शादी उनके पसंद के लड़के से हो जाएगी। धीरे से पूरे 10 दिन बीत गए, पर उस लड़के का कोई जवाब नहीं आया। आखिर में हार कर दीदी को रघुवीर अंकल के लड़के धीरेंद्र से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब शादी को सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। इसी बीच मेरी बुआ ने एक जगह मेरा रिश्ता लगवा दिया। मेरे पापा ने भी सोचा क्यों ना लड़के को देख लिया जाए। अगर सब सही रहा तो मेरी भी शादी कुछ ही महीनों में ही कर देंगे। और हुआ भी यही। मेरे पापा को लड़का बहुत पसंद आया और माँ को भी। उन्होंने मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए तो मेरा उनको एक ही जवाब था कि जैसा आप ठीक समझें। बस मेरा इतना कहना हुआ कि मेरे पापा ने मेरी सगाई उस लड़के के साथ कर दी और मेरी दीदी की शादी की डेट से 6 महीने बाद की रख दी गई। मैं भी बहुत खुश थी। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, पर किसी को क्या मालूम था कि ये खुशी कितने बड़े गम में बदलने वाली है। धीरे से सिर्फ 2 दिन ही बचे थे दीदी की शादी को, पर शादी वाले दिन ही ऐसी कयामत आ गई कि सभी के होश उड़ गए। मेरी दीदी की शादी वाले दिन वो घर से गायब थी। उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ दी थी कि मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप सब लोगों के लिए मर गई, ये आप लोग मान लो। और आप लोग मेरे लिए मर गए, ऐसा मानकर मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ। भगवान ऐसा दिन किसी भी माँ बाप को ना दिखाए जो मेरे मम्मी पापा ने आज देखा है। सारे रिश्तेदार घर पर, बारात बाहर खड़ी। अब क्या हो, यही सोचकर पापा का माथा फटा जा रहा था। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए रघुवीर अंकल को किनारे बुलाया और सारी बात बता दी। वो भी इस बात से बेहद सदमे में हो गए। इसका तत्काल कोई निवारण नहीं था। तभी रघुवीर अंकल ने कहा कि क्यों ना अर्चना की शादी धीरेंद्र के साथ करवा दी जाए। मेरे पिताजी ने कहा, पर इसकी तो सगाई हो चुकी है। उनका कहना था कि सगाई के लिए तो मना भी किया जा सकता है, आप मेरी इज्जत बचा लीजिए। चूंकि लड़की तो घूंघट में रहती है, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। मैं खामोश होकर अपने पिता की होती हुई बदनामी को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। पर जीवन तो संघर्षों से भरा है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी थी। मेरी शादी धीरेंद्र से हुई, जिनको आज तक मैं अपना जीजा मान रही थी, उनसे आज मेरी शादी हो गई। मेरे पापा ने मुझे बहुत सा दान रुपए पैसे देकर विदा किया। मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। यहाँ तक धीरेंद्र भी अलग कमरे में सोते थे। मेरी क्या गलती थी? मैं एक साथ इतने सारे कष्टों को कैसे झेलती? पर जीवन में जितने भी कष्ट लिखे होते हैं वो सब झेलने ही पड़ते हैं। मुझे शादी होकर आए अभी कुछ महीने ही बीते थे कि धीरेंद्र की एक अच्छी जॉब लग गई और कुछ ही सालों में उन्होंने एक अच्छा घर, गाड़ी और भी बहुत कुछ खरीद लिया। रघुवीर अंकल तो मुझे घर की लक्ष्मी मानते थे और कोई भी मुझे नहीं समझता था। मैंने कई बार धीरेंद्र के दिल में अपने लिए प्यार जगाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों में मेरे पिताजी का देहांत हो गया।
मैं तो अंदर से टूट गई थी। मेरी माँ घर पर अकेली रहती थी। मेरी दीदी भी जब से भागी थीं तब से उनका कोई अता पता नहीं था। एक बात जो मैं काफ़ी दिनों से ध्यान दे रही थी कि जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, मेरे पति धीरेन्द्र मुझसे अच्छे से बात करने लगे हैं, मेरे करीब आने लगे हैं। कुछ दिनों से वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोते हैं। भगवान की कृपा से कुछ ही महीनों में मुझे एक लड़की हुई। मुझे लगा कि शायद मेरे पिताजी जाते जाते मेरे लिए खुशियों से भरी झोली छोड़ गए हैं। मेरा जीवन पहले से कुछ बेहतर चल रहा था। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी कि तभी मेरे घर की घंटी बजी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरी बड़ी बहन मेरे सामने थी। उसे सामने देखकर मैं बहुत ही अचंभित थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। मेरी बहन बैसाखी के सहारे से चल रही थी। मैं उसकी हालत को देखकर बहुत दुखी हुई और उसे अंदर बिठाया और उससे पूछा। आज उसने जो बात बताई, उस बात को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी दीदी जिस लड़के के साथ भागी थी, उस लड़के ने मेरी दीदी से सारा रुपया पैसा ले लिया और उनसे शादी भी नहीं की। वो मेरी दीदी को दूसरे शहर में ले गया था। वो कई दिनों तक मेरी दीदी के साथ रहा और उनका इस्तेमाल किया। जब मेरी दीदी ने शादी के लिए कहा तो वो नाटक करने लगा और शादी के लिए मना करने लगा। बहुत पता लगाने के बाद पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है। मेरी दीदी के अलावा उस लड़के को घर में किसी ने नहीं देखा था। आज पहली बार दीदी ने खुलकर उस लड़के की फ़ोटो दिखाई। उसकी फ़ोटो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये लड़का वही था जिससे मेरी सगाई हुई थी। ये सब क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरी दीदी ने मेरी सगाई में जाने से मना कर दिया था। मैंने तुरंत अपनी दीदी से बताया कि ये वही लड़का है जिससे मेरी सगाई हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से मेरे पापा भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। वो ऐसा कहकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली गई। देखते देखते समय इतनी तेजी से भागा कि पता ही नहीं चला। अब मेरी बेटी कॉलेज जाने लगी थी, पर पता नहीं जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया था तब से उसे एक दिक्कत शुरू हो गई। वो जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगती और जब भी मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलती तो वो मना कर देती। मेरी बेटी को क्या हुआ था, उसके साथ क्या हो रहा था, इसका पता तो सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकते थे। एक दिन मैंने अपनी दोस्त जो कि एक डॉक्टर थी उसे घर बुलाया और उसने जब मेरी बेटी का चेकअप किया तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 14 साल के बेटे के साथ करवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर भौचक्का हो गई और उसका मुंह ताकने लगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी और मैंने अपनी बेटी की शादी उसके 14 साल के लड़के के साथ कर दी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनकी शादी के बाद एक रात मैंने उनके कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो मैं अंदर से हिल गई। मेरी रूह कांप उठी। अंदर कोई भी 14 साल का लड़का था ही नहीं। मतलब मेरी बेटी की शादी जिससे हुई थी वो लड़का कमरे में नहीं था, बल्कि कोई दूसरा और उम्रदराज लड़का था। मैंने जब उस लड़के की शक्ल देखी तो
मेरा कलेजा कांप उठा और मैं सन्न रह गई। मैंने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बताया अपने पिता का नाम गौरव। गौरव वही लड़का था जिसने मेरी दीदी को शादी वाले दिन घर से भगाया था और उसने मेरी बुआ के हाथों मेरे लिए रिश्ता भिजवाया था। और आज उसका लड़का मेरी बेटी के साथ, ये कैसा चक्र है। आज फिर मेरे इतिहास ने खुद को दोहराया था। जब मैंने अपनी बेटी से कहा तो उसने बताया कि वो इस लड़के से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए पेट दर्द का नाटक किया था। मैंने और मेरे पति ने अपनी बेटी को घर से उस लड़के के साथ भेज दिया, पर मैंने और मेरे पति ने ये तय किया कि आज जरूर उस लड़के से मिलकर सारी बात जानेंगे। मैं और मेरे पति जब गौरव के घर गए और उससे सारी बात पूछी और जो सच उसने बताया उसे जानकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी कॉलेज टाइम में मेरी माँ से प्यार करते थे और उनसे शादी का वादा भी किया था। उनके लिए मेरी माँ ने अपने घर को भी छोड़ दिया था, पर समय आने पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ से शादी नहीं की। जिस समय तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ को छोड़ा था उस समय मैं उनके पेट में था। एक लाचार और बेबस माँ ने समाज की सारी बुराइयों को झेलते हुए मुझे पैदा किया और अपनी सारी आपबीती मुझे बड़े होने पर बताई। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे पिताजी की और तुम सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो गई और मेरा बदला पूरा हुआ। गौरव की बातें सुनकर तो मुझे आज समझ आ गया कि हमारे किए हुए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो किसी न किसी रूप में सामने जरूर आते हैं। ये अतीत मेरा नहीं बल्कि मेरे पिताजी के किए हुए कर्मों का था, जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।